Please come to one example in paragraph 21. पैराग्राफ 21 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको निकालना है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ फर्स्ट 3 कॉलम दिए हुए हैं। सिक्योरिटी दिया जाएगा, इस पोर्टफोलियो में 5 सिक्योरिटी हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया जाएगा, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ 10, 12, 15, 18, 20। वेट्स दिया जाएगा आपको 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.2। अब आपको पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। अभी मैंने आपको एक रफ एग्जांपल करके दिखाया था आईटीसी प्लस एसबीआई का, कि जहां पर आपको ऑलरेडी रिटर्न और वेट्स पता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके टोटल करने जितना काम बचा हुआ है। उसकी लॉजिक रीजनिंग बता दी गई है। इट इज जस्ट द वेटेड एवरेज रिटर्न। 10 इंटू 0.1 करो 1 मेमोरी प्लस, 12 इंटू 0.2 2.4 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 15 इंटू 0.3 इक्वल टू एम प्लस 4.5, 18 इंटू 0.2 इक्वल टू एम प्लस 3.6, 20 इंटू 0.2 इक्वल टू 4, 15.5%। टोटल आ रहा है 15.5%। इसको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो। यानी इस पोर्टफोलियो का हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 15.5% है। तो ऑन एन एवरेज इस पोर्टफोलियो से हमें 15.5% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसी के नीचे है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को बुक में ही सॉल्व कर देना। इसको मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा, पहले अमाउंट के द्वारा और दूसरा पहले वेट्स के द्वारा और फिर अमाउंट के द्वारा भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, in a portfolio of a company rupees 2 lakh has been invested in X which has an expected return of 8.5%, 2,80,000 in Y which has an expected return of 10.2%, and 3,20,000 in Z which has an expected return of 12%. Question सामने, what is the expected return of the portfolio? ऐसे इजी क्वेश्चन आते नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है ये। तो हम पहले क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ऊपर हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ऊपर हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। 5 कॉलम ड्रॉ करना, सिक्योरिटी, अमाउंट, वेट, रिटर्न, वेट इनटू रिटर्न। सिक्योरिटी, अमाउंट, वेट, रिटर्न, वेट इनटू रिटर्न। अब ये सिक्योरिटी के नाम लिखना है आपको XYZ। अमाउंट 2 लाख, 2,80,000, 3,20,000। ठीक है। अब आप क्या करो, टोटल अमाउंट का टोटल निकालो। 2 लाख प्लस 2.8 लाख प्लस 3.2 लाख, तो 2 4 3 7 और 1 8 लाख। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 लाख। अब इसको आप जल्दी से वेट्स में तब्दील कर दो। ठीक है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 2 डिवाइड बाई 8, ये हो गया 0.25। 2.8 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू, ये हो गया 0.35, एंड 3.2 डिवाइड बाई 8 करना, ये हो गया 0.4। रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स का रिटर्न दिया हुआ है 8.5%, वाई का रिटर्न दिया हुआ है 10.2% और जेड का रिटर्न दिया हुआ है 12%। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेटर पे ऑल क्लियर कर दो। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो मेमोरी प्लस फंक्शन यूज करना। 0.25 इंटू 8.5 इक्वल टू एम प्लस, तो आपका 2.125 आएगा। 0.35 इंटू 10.2 इक्वल टू कितना आया, 3.57।
मेमोरी प्लस, और उसके बाद 0.4 इंटू 12 इक्वल टू 4.8। अब हम टोटल करेंगे। जिन्होंने मेमोरी प्लस फंक्शन यूज किया है वो मेमोरी रिकॉल करना, 2.125 प्लस 3.57 प्लस 4.8, तो करीब 10.495% आ रहा है, राइट। इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 10.495%। अब इस क्वेश्चन को ना मैं एक बार और सॉल्व करूंगा, आप नोटबुक में लिखना, यहाँ जगह नहीं है बुक में, तो नोटबुक में क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस दे दो 9, पेज नंबर लिख दो, बुक में नोटबुक नंबर पेज नंबर लिख दो। अब लिखना हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक और मेथड से कर रहे हैं जो आपको ठीक लगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, इस बार 3 कॉलम ड्रॉ करना, सिक्योरिटी, कैलकुलेशन, रिटर्न, सिक्योरिटी, कैलकुलेशन, रिटर्न। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर सेम आ रहा है। फिर आप कन्विंस हो जाएंगे कि क्यों पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न। हम एक्चुअल नंबर के साथ सॉल्व करें, रुपीस के साथ, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट सिक्योरिटी एक्स के सामने लिखना, कैलकुलेशन 2 लाख इंटू 8.5%। एक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 17,000 रुपये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, रिटर्न है। वाई में इन्वेस्ट करेंगे 2,80,000, रिटर्न है 10.2%, तो इससे हमें 28,560 रुपीज़ की उम्मीद है। जेड में इन्वेस्ट करेंगे 3,20,000 इंटू 12%, इस 38,400 की उम्मीद है। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो इस पोर्टफोलियो से रुपीस में अगर हम देखें तो 83,960 रुपीस मिलने की उम्मीद है। स्टॉक के केस में भी हम वही करते थे, टोटल कैपिटल गेन प्लस टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू। यहाँ पर भी हमारा टोटल इनकम जो आ रहा है 83,960 आ रहा है और हमारा बिगिनिंग वैल्यू है 8 लाख। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इन परसेंटेज, ये रुपीस में आ गया, परसेंटेज में आ गया, इक्वल टू 83,960 अपॉन 8 लाख इंटू 100। तो क्या आपके कैलकुलेटर पे 10.495% आ रहा है? जी हाँ, तो 10.495%। ओके, $10.495 हो गया, राइट। अब हम पोर्टफोलियो रिस्क समझने की कोशिश करेंगे। ये अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया में हम घुस रहे हैं, पोर्टफोलियो रिस्क। मान लो 2 सिक्योरिटी है ए और बी, उनका वेट है मान लो 0.5 वेट, proportion of funds invested is called weight, proportion of funds invested 0.5 है, और इनका रिस्क यानी स्टैंडर्ड डिविएशन मान लो थोड़ी देर के लिए 12 है और 14 है। अब यहां पर ध्यान रखना, पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट वेटेड एवरेज रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट वेटेड एवरेज रिस्क, यानी ऐसा मत करना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मत करना, ये गलत है, ये गलत है। 13% इज नॉट द आंसर। पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क। क्यों? बिकॉज जब हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सिक्योरिटीज, एंड डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको ज़्यादा कम मिलेगा। व्हेन विल यू गेट मोर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? व्हेन सिक्योरिटीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हेन सिक्योरिटीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इससे क्या होता है, एक का लॉस दूसरे के गेन द्वारा कॉम्पेंसेट हो जाता है और आपका रिस्क घटता है।
आपका रिस्क घटता है, तो हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। बिजनेस मैन भी क्या करता है आजकल, वो अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, आपने देखा होगा आसपास। क्यों? कोई एक बिजनेस में नुकसान हुआ तो किसी और से फायदा हो गया, ओवरऑल धंधा चालू है। एक ही अगर एक्टिविटी में आपने अपना पूरा बिजनेस लगा रखा है और फॉर सम रीजन की वो एक्टिविटी बंद हो जाए, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उस प्रोडक्ट पे, ठीक है, चाइना से इंपोर्ट करके मोबाइल बेचते थे, सिर्फ यही धंधा था आपका, बैन, धंधा बंद। लेकिन अगर आपने 3-4 अलग अलग जगह से इंपोर्ट करते हैं तो एक पे नुकसान है तो बाकी पे तो काम चल रहा है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। देयरफॉर आप ये भी कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, विल बी लेस देन वेटेड एवरेज रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क विल बी लेस देन वेटेड एवरेज रिस्क। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देयर इज वन एक्सेप्शन, वो मैं आपको जैसे हम अभी अगले स्लाइड पे जाएंगे तब बताएंगे। व्हेन कोरिलेशन इज इक्वल टू 1। सर ये तो कोरिलेशन का मतलब हमें नहीं पता चलेगा धीरे धीरे परतें खुलेंगी, धीरे धीरे सीक्रेट बाहर आएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, पहले आपने क्या समझा, पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है इट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज रिटर्न, लेकिन पोर्टफोलियो का रिस्क इज नॉट इक्वल टू वेटेड एवरेज रिटर्न, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन की वजह से पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि पोर्टफोलियो का रिस्क वेटेड एवरेज रिस्क के बराबर तब होगा जब दो सिक्योरिटी के बीच का कोरिलेशन 1 होगा। अब हम आते हैं धीरे धीरे इन टेक्निकल वर्ड्स पे, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क क्यों कम होता है। हर कोई आपको बोलेगा डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क क्यों कम होता है, लेकिन क्यों, अब हम उसको समझेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन से क्यों रिस्क कम होता है। तो पैराग्राफ नंबर नेक्स्ट 22 पे आना, डाइवर्सिफिकेशन इन्फ्लुएंसेस द रिस्क, ठीक है। एक्चुअली इनको लिखना चाहिए था डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन रिस्क रिडक्शन। अब ये प्रूव करने के लिए कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस होता है, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अपनी बुक में, पैराग्राफ 2 में बने रहना है, वहां पर एक एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। सपोज यू हैव 1 लाख टू इन्वेस्ट एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इट इक्वली इन 2 सिक्योरिटीज A एंड B, ठीक है। इक्वली का मतलब हो गया दोनों में 50,000। वेट्स मतलब 0.5, A का वेट होगा 0.5, आधा 50%, B का वेट होगा 50% या 0.5, ठीक है, उतना ध्यान रखना है। द रिटर्न ऑन दिस स्टॉक्स डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिटर्न ऑन स्टॉक A एंड B आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो तीनों टेबल में जाने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी आपके पास 3 चॉइसेस हैं। कौन कौन से 3 चॉइसेस? या तो आप 100% A में इन्वेस्ट करो, या 100% B में इन्वेस्ट करो, या फिर A प्लस B में 0.5 यानी 50% और 0.5 इन्वेस्ट करो, ठीक है। 0.5 इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न क्या मिलेगा आपको, वेटेड एवरेज रिटर्न, समेशन W इंटू R, इतना ध्यान रखना है। और रिस्क हम अलग से निकालेंगे, रिस्क के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, रिस्क अलग से निकालेंगे, राइट। तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ, ये बताने के लिए आपको कि पोर्टफोलियो का रिस्क वेटेड एवरेज रिस्क से कम होता है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, ओके। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको स्टेट ऑफ इकोनॉमी दी हुई है 1 2 3 4 5। स्टेट ऑफ इकोनॉमी मतलब हो सकता है सिचुएशन यहाँ पे बहुत अच्छा हो, बेस्ट हो, या बहुत अच्छा हो, वेरी गुड, गुड हो, बैड हो, वर्स्ट हो, ठीक है, या कुछ भी इस टाइप का, बूम, रिसेशन, जो अभी कुछ प्रॉब्लम में लिखा हुआ था, बूम, रिसेशन, नॉर्मल, इस टाइप का। इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है।
कोइंसिडेंटली प्रोबेबिलिटी इक्वल है 0.2। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ये हर बार इक्वल होगा, ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर नहीं मेंशन्ड हो प्रोबेबिलिटी तो हम इक्वल अज्यूम कर सकते हैं। अगर हम ओनली ए में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न 15% होगा अगर स्टेट ऑफ इकोनॉमी 1 है, 0.5% -5% होगा, 5, 35, 25। उसी तरह बी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो -5, 15, 25, 5, 35। जरा गौर से इन दोनों पैराग्राफ को, दोनों कॉलम को देखिए। सिर्फ मैं आपको 5-10 सेकेंड बोलूंगा, कुछ मत करो, नजर मिलाओ इनसे, सामने जाओ, देखो क्या दिख रहा है। कुछ दिख रहा है? सर हमें तो सिर्फ 15, 5, 20, 25, 35 दिख रहा है। और जरा ठीक से देखो ना, ये पॉजिटिव 15 है, ये -5 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी 2 में क्या हुआ, ये माइनस हो गया लेकिन ये 15 हो गया पॉजिटिव। फिर 3 में दोनों बढ़े, ये -5 से 5 हुआ, 15 से 25। ये फिर अगले बार 5 से ये 35 हो गया, ये 20 से 25 से 5 हो गया, ठीक है। और उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। फिर वापस से 35 से 25 घटा, ये 5 से 35 बढ़ा। तो इन जनरल आप क्या देख रहे हैं, इन जनरल आप पाएंगे कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। जनरली, सारे समय ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टॉक ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है, और जब स्टॉक ए घट रहा है तो बी बढ़ रहा है। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। इज इट राइट? तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, यानी इनके बीच नेगेटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ता है तो एक घटता है, ठीक है। इनकम बढ़ती है तो बाल घटते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इज, अब हमें क्या करना है, हमें दो कैलकुलेशन करने हैं। हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो भी पहले मैं निकाल लेना चाहता हूं। आपको एग्जाम में सिर्फ ये 4 कॉलम दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चन आएगा, कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक एंड पोर्टफोलियो अज्यूमिंग कि पोर्टफोलियो में आपने 50% इन ए और 50% इन बी इन्वेस्ट कर रखा है। तो ठीक है, पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज रिटर्न। अगर सिचुएशन 1 रही तो ए पे 15% मिलेगा और बी पे -0.5 मिलेगा। ए का वेट है 50%, बी का वेट है 50%, तो हम क्या करेंगे, 50% ऑफ 15, 50% ऑफ 15 7.5, 50% ऑफ -5 यानी -2.5, 7.5 -2.5 मिलेगा। ए का 7.5, बी का -2.5, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आएगा बोलो? पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा 5% आ गया। फिर वापस यहाँ पे अगर सिचुएशन 2 रहा तो ए पे मिलेगा आपको -5, बी पे मिलेगा 15, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -2.5, ये हो गया +7.5, -2.5 + 7.5, फिर से आंसर 5% आया, ठीक है। तीसरे सिचुएशन में 5 और 25 है, 5 और 25, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5, 12.5, 2.5 + 12.5, 15, 35 × 0.5 17.5, 5 × 0.5 2.5, टोटल 20, 25 × 0.5 12.5, 35 × 0.5 17.5, टोटल 30। अगर आप अब ध्यान से देखो, वापस मैं आपको 10 सेकंड बोलूंगा कि इनको ध्यान से देखो, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आपको ध्यान से देखो। यहां पर आप देखोगे कि वेरिएशन बहुत है। ये नेगेटिव में अगर गया तो -5 तक चला जाएगा और पॉजिटिव में 35, तो -5 से 35 इतना का वेरिएशन है। उसी तरह यहाँ पर भी -5 से लेकर
35 तक का वेरिएशन है, तो यहाँ पे रिटर्न का वेरिएबिलिटी बहुत है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो +5 और 30 इतना वेरिएशन है पोर्टफोलियो में, तो अभी रिटर्न का वेरिएशन कम हो गया। तो जब वेरिएशन कम होता है तो ऑफ कोर्स रिस्क भी कम होगा फिर, इज इट राइट? चलो, अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक एंड पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, बाद में टोटल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ए का निकाल लेते हैं यहाँ पे इस कॉलम में, मेरे साथ साथ आप भी लिखो 0.2 इंटू 5, यहाँ पे लिख दो 1, 0.2 इंटू, सॉरी ये 15 है ना, तो 0.2 इंटू 15 करना पहले स्टॉक ए के लिए, 3 आएगा। 0.2 इंटू -5 करो, -1, 0.2 इंटू 5 +1, 0.2 इंटू 35 7, 0.2 इंटू 25 5, टोटल करना 15, राइट। अब मैं आपको 2 टास्क दूंगा, आपको बी का रिटर्न बताना है और उसके बाद आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न बनाना। तो चलो स्टार्ट करो, पहले प्रोबेबिलिटी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का रिटर्न आ जाएगा, उतना कर लो, टोटल करना, कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। तो आंसर टोटल बताना कितना आया, अरे वाह 15%, बी का भी रिटर्न 15% है। चलो पोर्टफोलियो ट्राई करो, पोर्टफोलियो ट्राई करो, ये प्रोबेबिलिटी लो, ये पोर्टफोलियो का रिटर्न लो, मल्टीप्लाई करना है, लास्ट कॉलम में लिखना है, ट्राई करने से हो जाएगा, कैलकुलेटर भी नहीं लगेगा आपको। 0.20 इंटू 5 करने में क्या 1, 0.20 इंटू 5 1, 0.20 इंटू 15 3, 0.20 इंटू 24 एंड 0.20 इंटू 36, टोटल करना 15। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि तीनों का रिटर्न 15 है। तो स्टूडेंट बोलेगा कि हम ए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बी में भी कर सकते हैं, या पोर्टफोलियो में, क्या फर्क पड़ता है, तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 15 ही है। फर्क पड़ता है, आपने सिर्फ रिटर्न देखा है, रिस्क नहीं देखा, ठीक है। एक आदमी सीए बन के 5 लाख कमा सकता है, एक आदमी रॉबरी करके 5 लाख कमा सकता है, ओके, क्या इक्वल है? नहीं, यहां रिस्क ज्यादा है, यहां रिस्क, एक बच्चा बोल रहा है यहाँ तो बहुत ज्यादा है, नहीं, बनने के बाद क्या ज्यादा है, बनने के बाद तो अपने आप ही ग्राहक आएंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। हमें रिटर्न और रिस्क को साथ में रख के कंपेयर करना चाहिए। जब हम दो ऑप्शन के बीच हमें चुनना है तो सिर्फ उनका रिटर्न नहीं देखना है, हमें रिस्क भी देखना है, हम रिस्क कितना ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्टॉक ए का कैलकुलेट करके दिखाता हूं और फिर आप मेरे लिए स्टॉक बी और पोर्टफोलियो का करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अपना वही है, नीचे वाले टेबल पे आओ, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला है अपना x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं। चलिए, ये हो गया ए का रिटर्न x 15 माइनस 15, जैसे 15 माइनस 15 आया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0। फिर -5 -15 स्क्वायर, तो अभी दोनों ही माइनस है तो 20 हो गया। कैलकुलेटर पे 20 लो, इंटू इक्वल टू करो तो पावर आ गया, इंटू 0.2 करो तो आपको 80 आएगा आपका आंसर। फिर से एक बार, 5 है, 5 माइनस 15, 5 माइनस 15 स्क्वायर करो, इंटू 0.2 करो तो 20 आ गया। फिर 35 है, कैलकुलेटर पे 35 माइनस 15 स्क्वायर इंटू 0.2 तो 20 स्क्वायर 400 इंटू 0.2 80, और एक करना 25 माइनस 15 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2, तो ये हो गया 100 इंटू 0.2 20 आ रहा है, इसका टोटल कर लो
तो ये आपका वेरिएंस आ गया, ये वाली लाइन वेरिएंस है, 200 आ गया आपका वेरिएंस टोटल। और उसके नीचे स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका स्क्वायर रूट लेना है आपको, जस्ट 200 का स्क्वायर रूट लेना 14.14, डिवाइड बाय नहीं करना है 5, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ऑलरेडी उसका वेटेड एवरेजिंग हो चुका है। 200 का स्क्वायर रूट 14.14 बराबर। जैसा कि मैंने कहा कि आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना आना चाहिए, इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आपको मैं 30 सेकंड दूंगा बी और पोर्टफोलियो का आंसर निकालने के लिए। ये प्रोबेबिलिटी कॉलम लेना है, ये रिटर्न लेना है, बी का भी एवरेज रिटर्न 15 ही है। ओके, तो जब भी आपको x माइनस एक्स बार करना है तो x बार 15 है बी के लिए। सॉल्व करो, आगे बढ़ो, 10 सेकंड और बचे बी के लिए, जल्दी जल्दी। कल सारे फॉर्मूले याद करके आना है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। एक नोटबुक बनाना आपने अलग से स्टार्ट कर दिया फॉर्मूले की, राइट? तो फॉर्मूले की पूरी लिस्ट सामने लेकर बैठना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आपको सब याद हो जाएगा, ट्रस्ट में। तो स्टॉक बी का आंसर चेक करते हैं। स्टॉक बी का आंसर 80, 0, 20, 20, 80, 200, 14.14%। ठीक है, आगे बढ़ो, पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करो। पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये, इसको भी एक मेथड बोलते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क। तो अभी आप जो करने जा रहे हैं, जो हमारे बुक में अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ ही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसमें प्रोबेबिलिटी है, हर एक प्रोबेबिलिटी पे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न होगा वो निकाल लेना है, डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टॉक है और उनकी क्या वेटेज है। और एक बार ये आ गया तो पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन भी एक स्टॉक के कैलकुलेशन जैसा ही हो जाता है। देन पोर्टफोलियो का भी कैलकुलेशन एक सिंगल स्टॉक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न निकालते हैं, दिस इज द वेटेड एवरेज रिटर्न। चलिए 30 सेकंड शुरू होते हैं, अब सॉल्व करेंगे। पोर्टफोलियो कॉलम खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? जितना आप खुद करेंगे उतना अच्छा है। ट्राई करते रहना है। तो ये आप आंसर सिर्फ चेक करना, 20, 20, 0, 5, 45, ठीक है? टोटल करेंगे तो 90 और स्टैंडर्ड डिविएशन लेंगे तो 9.49, इसका स्क्वायर रूट 9.49%। अब आपके सामने डिसीजन मेकिंग इशू आ रहा है कि हम ओनली ए में इन्वेस्ट करें, ओनली बी में करें या पोर्टफोलियो में करें। ये इनका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया और इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको याद है, लिखना मत, सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैं एक साथ लेकर आ रहा हूं। तो ए और बी तो बिल्कुल एक ही टाइप के स्टॉक हैं कि दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न और दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन अब तक सेम है। तो ए और बी में मैं इनडिफरेंट हो जाऊंगा क्योंकि दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क सेम है। व्हाट अबाउट पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है, वही रिटर्न हमें मिल रहा है पोर्टफोलियो में भी, वही रिटर्न मुझे पोर्टफोलियो में भी मिल रहा है, लेकिन रिस्क कितना कम हो गया, 9.49%। उसकी वेरिएबिलिटी बहुत कम है, जबकि ए और बी की वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ए और बी 14.14% एवरेज इधर उधर भाग सकता है, पोर्टफोलियो सिर्फ 9.49% भागेगा। तो बताओ, अगर सीए बन के भी 5 लाख कमाना है, रॉबरी करके भी 5 लाख मिल रहा है, तो हम सीए
बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है कि जब मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम मिल रहा है, पहले दिन हमने लिखा था गोल्डन रूल, इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर इक्वल गो विद द ऑप्शन विच हैज लोअर रिस्क। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करना हमें अच्छा रहेगा। तो आपने क्या देखा कि जब अगर मैं एक और चीज, अगर मैं वेटेड एवरेज निकालता रिस्क का, अगर मैं रिस्क का वेटेड एवरेज निकालता तो 14.14 इंटू 0.5 प्लस 14.14 इंटू 0.5 14.14 ये वेटेड एवरेज होता, लेकिन ये गलत है। आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कम है, एंड दैट इज बिकॉज जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये दोनों सिक्योरिटी के बीच का जो कोरिलेशन है वो देख के ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव है। हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे बाद में कोरिलेशन का, वो भी सीखना है, लेकिन एटलीस्ट देख के लग रहा है कि ये जब नेगेटिव था ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो फिर ये पॉजिटिव, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं द स्टॉक्स हैव नेगेटिव कोरिलेशन और लो पॉजिटिव कोरिलेशन। और वैसे स्टॉक अगर हमारे पोर्टफोलियो में होंगे तो हमारा पोर्टफोलियो रिस्क कम होगा, वेरिएबिलिटी कम होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबिलिटी कम हो गई है। ए का रेंज -5 से लेकर 35 तक है, ओके। बी का रेंज भी -5 से लेकर 35 तक है, लेकिन पोर्टफोलियो का रेंज 5 से 30 है। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं गैप देखूं तो 40% का गैप है, 40 का गैप है, लेकिन यहाँ सिर्फ दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच 25 का गैप है। तो वेरिएबिलिटी कम हुई ना, तो वेरिएबिलिटी कम होगी तो अपने आप आपके स्टैंडर्ड डिविएशन में वो रिफ्लेक्ट होगा। आप इस सिलेबस में याद रखना, आपके एसएफएम में इन्वेस्टर वांट्स टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द रिस्क। एन इन्वेस्टर इज अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर। तो जब मुझे रिटर्न सेम मिल रहा है लेकिन लोअर रिस्क है तो कोई भी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, ओके। अब ये चीज आपके नोट में भी नीचे लिखी हुई है, बड़ा सा पैराग्राफ है, उसके कुछ मेन लाइंस स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं। पैराग्राफ नंबर 22 चल रहा है। पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द पोर्टफोलियो। अगर मैं सिर्फ ये लाइन आपको लिखवाता तो आप यकीन नहीं करते, इसलिए मुझे एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से इसको प्रूव करना पड़ा कि पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज, ओके। अगर कोरिलेशन नेगेटिव है या लो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लो पॉजिटिव है, तो आपका पोर्टफोलियो रिस्क घटेगा। सिर्फ एक केस में पोर्टफोलियो रिस्क इज वेटेड एवरेज रिस्क, एंड दैट इज व्हेन कोरिलेशन ऑफ द टू सिक्योरिटी इज +1। इन दैट केस पोर्टफोलियो रिस्क इज द वेटेड एवरेज रिस्क। उसका लॉजिक सिंपल है, +1 का मतलब है कि या तो वो दोनों बढ़ेंगे या दोनों ही गिरेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क कम नहीं होगा, या तो दोनों में फायदा होगा या दोनों में नुकसान होगा। आप अगर मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल एंड आईसीआईसीआई बैंक, दोनों के शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो किसी दिन दोनों ऊपर जाएंगे और किसी दिन दोनों नीचे जाएंगे। तो रिस्क कहाँ कम हुआ? डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे दोनों, ठीक है। हम चाहते हैं एक डूबे और एक उठे तो हमारा लॉस कम हो। नोटबुक लाए हैं? हाँ, लिखो। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन थोड़ी सी उसमें इंटरेस्टिंग बातें लिखी गई हैं तो मजा आता है। बच्चों लोगों को क्या बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए। नोटबुक में लिखेंगे डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क डैश एग्जाम्पल, डैश एग्जाम्पल। तो लिखना सीजन, सिक्योरिटी, अंडर सिक्योरिटी, आइसक्रीम, कॉफी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सीजन में लिखना समर, विंटर। इसका मतलब आ गया अगर समर हुआ तो आइसक्रीम
कंपनी लिमिटेड में 30% का आपको रिटर्न मिलेगा। विंटर अगर हुआ तो आइसक्रीम लिमिटेड में आपको 10% रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न है, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। एक रिटर्न लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। और उसी तरह अगर समर है तो कॉफी में आपको 10% रिटर्न है, विंटर हुआ तो कॉफी पे 30% रिटर्न है। समर होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, विंटर होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो नीचे लिखेंगे नोट, इन ऑर्डर टू डिसाइड इन विच बिजनेस to put one's money, in order to decide in which business to put one's money, one need to compute expected return and expected risk. One need to compute expected return and expected risk of each line of business. Okay, अभी आपको मैं बोलूंगा कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मैं एवरेज रिटर्न निकालूं तो दोनों का एवरेज 20% आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, अगर रिटर्न इक्वल आ रहा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो पहले लिखना नीचे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी, हेडिंग क्या लिखेंगे नीचे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैलकुलेशन रिटर्न, सिक्योरिटी कैलकुलेशन रिटर्न। सिक्योरिटी में लिखना आइसक्रीम एंड कॉफी, कैलकुलेशन कॉलम में ये 30% इंटू 0.5, ये 10% इंटू 0.5, ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज रिटर्न। प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड एज वेट, तो आपका आंसर यहां पे देखना 20% आ रहा है। फिर आप कॉफी लिखना, कॉफी के कैलकुलेशन में 10 इंटू 0.5, 30 इंटू 0.5 यहां पे लिख दिया, सॉल्व करेंगे 20। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे डिसीजन लूं तो आंसर होगा डजंट मैटर, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम है। तो कभी भी जब एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम हो तो आपको उनके रिस्क को भी कंपेयर करना चाहिए। तो अभी नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर आइसक्रीम, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर आइसक्रीम, रिस्क इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, हमने देखा है। और प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी जब दी रहेगी तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा समेशन p इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर, और उसको फिर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, राइट डाउन 3 कॉलम लिखेंगे, रिटर्न आर परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी p, आर माइनस आर बार स्क्वायर इंटू p। अगर हम आइसक्रीम को देखें तो वहां पे रिटर्न हो सकता है या तो 30 या 10, और दोनों की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में 0.5 है, और एवरेज रिटर्न 20% आया था, राइट। उठाओ कैलकुलेटर, 30 माइनस 20, ये 30 है, रिटर्न एवरेज 20 है, 30 माइनस 20 स्क्वायर इंटू 0.5 करना, 50 आएगा, मेमोरी प्लस 10 माइनस 20 इंटू इक्वल टू इंटू 0.5, ये भी 50 आया, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल करना, टोटल आएगा 100। ये हो गया वेरिएंस। हमें निकालना स्टैंडर्ड डिविएशन, नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन p इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, समेशन p इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर की जगह लिख दो रूट के अंदर में 100 का स्क्वायर रूट होगा 10%। नीचे लिखना कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर कॉफी, सेम फॉर्मेट सेम कैलकुलेशन। कॉफी के केस में सिर्फ उसका सीक्वेंस बदल गया, अभी 10 और 30 हो गया है, आंसर सेम ही आना चाहिए, फिर भी लिख लो।
सॉल्व करके बताना कॉफी का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ रहा है। तो 10 माइनस 20 स्क्वायर इंटू 0.5, 50, 30 माइनस 20 स्क्वायर इंटू 0.5, 50, टोटल 100, तो सेम ही आ रहा है 10%। वापस वही एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिविजुअली कॉफी में इन्वेस्ट करूं तो 20% रिटर्न, 10% स्टैंडर्ड डिविएशन। आइसक्रीम में इन्वेस्ट करो आइसक्रीम कंपनी के स्टॉक में तो 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न और 10% स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम कहेंगे कि इन डिफरेंट सिचुएशन इट डजंट मैटर बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आर इक्वल। लेकिन अभी मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो क्या है कि हम एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। उस पोर्टफोलियो में हम क्या करेंगे, 50% ऑफ आवर मनी वी विल इन्वेस्ट इन आइसक्रीम एंड 50% ऑफ आवर मनी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे कॉफी में। और फिर देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क क्या आता है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे नोट 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 सिंस द रिस्क एंड रिटर्न आर identical for the two businesses, since the risk and return are identical for the two businesses, let us assume that 50% money, let us assume that 50% money is invested in ice cream, 50% money is invested in ice cream and 50% money is invested in coffee। तो ये भी स्ट्रैटेजी अच्छी है, दोनों में आधा आधा इन्वेस्ट कर दो। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, अगर मैं दोनों में आधा आधा इन्वेस्ट कर देता हूं तो अब मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न समर में क्या होगा और विंटर में क्या होगा। तो नीचे लिखना एक्सपेक्टेड रिटर्न इन समर इज इक्वल टू, अगर आपने 50-50 इन्वेस्ट किया तो समर में आइसक्रीम पे 30% रिटर्न मिलता है, लेकिन उसका वेट अभी 0.5 है, सो 0.5 इंटू 30 प्लस कॉफी में 10% रिटर्न मिलता है, कॉफी का वेट 0.5 है, तो 0.5 इंटू 10, तो सॉल्व करना 20% आएगा। अगर हम विंटर में रिटर्न की बात करें पोर्टफोलियो से तो क्या होगा, 0.5 इंटू आइसक्रीम का रिटर्न 10% प्लस 0.5 इंटू कॉफी का रिटर्न 30%, तो हमारा वेटेड एवरेज रिटर्न आ रहा है 20%। ठीक है, तो समर में पोर्टफोलियो का रिटर्न है 20%। नीचे टेबल बना के हमें अब ओवरऑल रिटर्न निकालना है। ये तो हमने सीजन वाइज निकाल लिया कि समर में 20%, विंटर में 20%। समर होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, विंटर होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो हमारा एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो क्या होगा, एक टेबल बनाएंगे, सीजन रिटर्न प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू, सीजन रिटर्न प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू, सीजन समर विंटर। रिटर्न ऊपर देखना, आपने यहाँ लिखा है 20%, ये 20% यहाँ आ गया। प्रोबेबिलिटीज दोनों की 0.5 दी हुई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 0.5 10, 20 इंटू 0.5 10, लास्ट कॉलम का टोटल करेंगे 20%, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब फिर से वही सवाल करेंगे कि यहाँ पर भी तो हमें 20% ही रिटर्न मिल रहा है, ओनली आइसक्रीम में इन्वेस्ट करो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, ओनली कॉफी में इन्वेस्ट करो एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%। तो फायदा क्या है, अभी एक कैलकुलेशन बाकी है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन बाकी है। तो नीचे लिखना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो consisting of coffee and ice cream, standard deviation of portfolio consisting of coffee and ice cream। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मेट वही है, रिटर्न ब्रैकेट आर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी पी आर माइनस आर बार स्क्वायर इंटू पी। ये हो गया इनका रिटर्न 20 और 20।
समर हुआ तो 20%, विंटर हुआ तो 20%। ये समर है, ये विंटर है, समर की प्रोबेबिलिटी 0.5, विंटर की प्रोबेबिलिटी 0.5। अब वैसे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपका रिटर्न कांस्टेंट है, समर हो या विंटर, मतलब वेरिएशन तो है ही नहीं, और जो वेरिएशन जब नहीं होता है तो मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो होता है, बट फिर भी हमें प्रेजेंट करना है। तो आपका वेटेड एवरेज रिटर्न कितना आया था पोर्टफोलियो का? 20%। ये वाला 20%, पीछे जाके बता रहा हूँ कौन सा 20, बहुत जगह 20 लिखे हुए हैं, ये 20 पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 है, और समर में 20 होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 20 माइनस 20 स्क्वायर इंटू 0.5, तो जैसे 20 माइनस 20 करोगे जीरो हो जाएगा, फिर से 20 माइनस 20 जीरो, जीरो का टोटल जीरो, जीरो का स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो। अब मेरे पास कंपैरिजन के लिए एक और चीज आ गया, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 20%, रिटर्न में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, रिटर्न में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन रिस्क हमारा जीरो हो गया है। यानी अब समर हो या विंटर हो, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% होगा। तो बोलो क्या अच्छी बात है। सिर्फ कॉफी, सिर्फ आइसक्रीम, या कॉम्बिनेशन ऑफ आइसक्रीम एंड कॉफी, दैट इज पोर्टफोलियो। तो आंसर होगा पोर्टफोलियो, क्योंकि हमारा रिटर्न में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोनों क्वेश्चन देखा आपने, एक तो बुक में प्रिंटेड था और एक ये एग्जाम्पल क्रिएट किया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। 15 पहले था 15, इसमें 20 20 20, लेकिन रिस्क कम हो गया। यहाँ पे तो रिस्क बिल्कुल जीरो हो गया है। द रीजन इज कि ये बिल्कुल नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ये बिल्कुल आइसक्रीम और कॉफी बिल्कुल नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जब आइसक्रीम, इसको मैं लेफ्ट हैंड मेरा आइसक्रीम है, राइट हैंड कॉफी, ये ऊपर है तो ये नीचे है, और जैसी समर से विंटर हुआ हमारा ये नीचे ही ऊपर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आपने दो ऐसे स्टॉक फाइंड कर लिए जिनके बीच एकदम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, तो फिर तो भैया मजा आ गया। आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा और आपका रिटर्न वेटेड एवरेज रिटर्न रहेगा। ठीक है। सो नीचे एक लाइन लिखना, कंक्लूजन, बाय डाइवर्सिफाइंग risk has been reduced to 0%. By diversifying, risk has been reduced to 0%. By diversifying, risk has been reduced to 0%. Okay. तो अब हम स्टैटिस्टिक्स के एक और अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कोवैरियंस। ओके। पोर्टफोलियो रिस्क वेटेड एवरेज रिस्क से क्यों कम होता है? बिकॉज देर इज अ नेगेटिव और लो पॉजिटिव कोरिलेशन और कोवैरियंस बिटवीन द स्टॉक, which means the two stock do not move in the same direction with the same intensity. दोनों स्टॉक सेम डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी से नहीं मूव करते हैं। अगर वो यूजुअली अपोजिट डायरेक्शन में या लो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, तो वैसे केसेस में पोर्टफोलियो रिस्क घट जाता है। तो यहाँ पर एक रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है उसको हम बोलेंगे कोवैरियंस। कोवैरियंस का मतलब है कोवैरियंस, वेरियंस का मतलब आपने सीख लिया। वेरियंस इज द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ स्टॉक अराउंड इट्स एवरेज मीन। कोवैरियंस मतलब को का मतलब कब यूज करते हैं वर्ड को? दो एक साथ। ठीक है। हाउ द टू सिक्योरिटीज मूव इन रिलेशन टू ईच अदर, इसलिए वेरियंस का नाम बदल के कर दिया कोवैरियंस। हाउ टू variables move in relation to each other, how the two variables move in relation to each other is called covariance. ओके। जैसा कि अभी आपने आइसक्रीम और कॉफी देखा, वापस लिखता हूं, आप मत लिखना, आपके लिए फिलहाल कोई काम का नहीं। आइसक्रीम कॉफी, ओके। तो
सॉरी यहाँ पे समर और विंटर लिखते हैं, यहाँ आइसक्रीम, यहाँ कॉफ़ी, ये 30 है, 10 है, ये 10 है, ये 30 है, समर विंटर। वही एग्जाम्पल आप मत लिखो। तो यहाँ पर इनका मूवमेंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू घटती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे घटती है। इसको बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। व्हाट डज कोवेरिएंस मेजर? It's a measure of variability of one variable in relation to another variable. That is, it measures joint variation of two variables. It measures joint variation of two variables. That is, how the two variables move in relation to each other. How the two variables move in relation to one another is covariance. दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसे मूव कर रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक स्टैटिस्टिकल टूल द्वारा, जिसका नाम है कोवेरिएंस। पैराग्राफ 24 में सब लिखा हुआ है। ये हो गया इसका मीनिंग। अब इसके कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़े और डीप में जाना पड़ेगा, क्या क्या पैरामीटर्स लगते हैं। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। सो कोवेरिएंस डिपेंड्स ऑन 1 वेरिएबिलिटी ऑफ x मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सो कोवेरिएंस डिपेंड करता है कि जो पहला वेरिएबल है x, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। इट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड वेरिएबल सिग्मा y। तो 2 वेरिएबल का नाम हम देंगे यहाँ पे x एंड y, एंड इट डिपेंड्स ऑन द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। कोरिलेशन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो कोवेरिएंस डिपेंड्स ऑन 3 वेरिएबल्स सिग्मा x, सिग्मा y एंड कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके, अब कोवेरिएंस के बारे में पहले कुछ और बातें बता दूं। कोवेरिएंस इज एन एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर मतलब इसका वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्यूट नंबर, इट इज नॉट अ रिलेटिव नंबर, नॉट अ रिलेटिव नंबर। ओके, जैसे मैं बोलूंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट है 3500 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30%। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट जब आपको अकाउंट्स में या एफएम में या कॉस्टिंग में पढ़ाते हैं तो वो एब्सोल्यूट नंबर होता है। और जो जीपी रेशियो बोलते हैं, ये 30% किसके रिलेशन में है? दिस इज इन रिलेशन टू सेल्स। तो हम यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं, यानी अपने आप में इसकी एक वैल्यू है। कई बार एब्सोल्यूट मेजर से आपको स्थिति समझ में नहीं आती। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख रुपए है, कम है ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे कि सेल्स बताओ पहले। मैं बोलूँगा सेल्स 10 लाख है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 30% का जीपी रेशियो है हमारा। मैं बोलूँगा 3 करोड़ रुपए है हमारा सेल, तो उस केस में फिर हमारा जीपी रेशियो 3 लाख डिवाइड बाय 3 करोड़ बहुत कम है। ठीक है, तो कोवेरिएंस से हमें एब्सोल्यूट मेजर मिलता है और इसको रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोरिलेशन लगता है, कोरिलेशन लगता है। तो कोवेरिएंस को जब मैं रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट कर दूं, वो बन जाता है कोरिलेशन। ओके, अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे कि व्हाट इज कोवेरिएंस। इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ, इट इज द अरिथमेटिक मीन मतलब किसी भी नंबर का टोटल करके उसको n से डिवाइड करना है। इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ x एंड y टेकन फ्रॉम देयर सिंपल अरिथमेटिक मीन। यानी हम क्या करेंगे, x को उसके मीन से कंपेयर करके डेविएशन निकालेंगे, y को उसके मीन से कंपेयर करके डेविएशन निकालेंगे। तो x माइनस एक्स बार हो गया आपका डेविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन, y माइनस वाई बार हो गया डेविएशन ऑफ y फ्रॉम इट्स मीन। हम इन दोनों को उनके रेस्पेक्टिव मीन से डेविएशन निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कर देंगे। तो ये हो गया इनका रिलेटिव डेविएशन, ये हो गया इनका रिलेटिव। ये कितना डेविएट हो रहा है उसी समय, ये कितना डेविएट हो रहा है उसका हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, उसका टोटल कर लिया, और फिर हमने एवरेज डेविएशन निकालना है हमें। तो एवरेज डेविएशन निकालने के लिए n से डिवाइड कर दिया।
ठीक है, टेकन फ्रॉम देयर सिंपल अरिथमेटिक मीन। अब इस फॉर्मूले की लॉजिक देखो, जैसे मान लो ये 3 साल है, ये स्टॉक एक्स है 10, 20, 30, ये स्टॉक वाई है 30, 20, 10, ऐसा कुछ कर देते हैं। ठीक है, जो लिखना चाहते हैं व्यक्ति लिख सकते हैं, कैलकुलेट कोवेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट कोवेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो फॉर्मूला बनाने वाले ने भी ऐसा क्यों बनाया वो भी हमें समझ में आएगा। जितना हो सके लॉजिक समझते जाएंगे। तो हम अज्यूम करेंगे कि 3 साल का क्वेश्चन है 1, 2, 3, सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न है 10%, 20%, 30%, वाई का रिटर्न है 30, 20, 10। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे टोटल 60, 60, 60, फिर एवरेज 60/3 20%, 60/3 20%। ठीक है, अब हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स बार का। ये x अपने मीन से कितना डेविएट हो रहा है, 10 माइनस 20 माइनस 10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 प्लस 10। y का देखते हैं, y कितना डेविएट हो रहा है, y माइनस वाई बार 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 20 0, 10 माइनस 20 माइनस 10। इसका टोटल लेना नहीं है, टोटल लेंगे तो 0 आएगा। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपने मीन से डेविएशन निकाल के टोटल करते हैं उसका कोई काम नहीं है, टोटल मत लो। अब हमें देखना है कि ये दोनों आपस में कैसे मूव कर रहे हैं, दोनों आपस में कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए x माइनस एक्स बार ये हो गया, y माइनस वाई बार ये हो गया। अब एक दूसरे की तुलना में कैसे मूव कर रहे हैं, तो हमें इनका प्रोडक्ट लेना होगा। -10 इंटू 10, यानी एक जब घटता है तो दूसरा बढ़ता है, तो ये आ गया -100, 0, 10 इंटू -10 -100, टोटल करना इसका -200। अब यहां पर इसकी विशेषता क्या है इस फॉर्मूले की, अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो अपने आप क्या होगा कि माइनस का साइन आ जाता है। अगर इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है तो अपने आप क्या होगा कि एक पॉजिटिव दिखता रहेगा, एक नेगेटिव दिखेगा, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फिगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर दोनों के बीच नेगेटिव कोरिलेशन है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं नेगेटिव है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है 10, 20, 30, एक घट रहा है 30, 20, 10, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लास्ट कॉलम में नेगेटिव आएगा। अब घर जाके ट्राई करो, 10, 20, 30 लो, 5, 15, 35 लो, तो पॉजिटिव 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 आएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा और टोटल नेगेटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो आपका टोटल भी पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया -200, ये हो गया टोटल। तो अब नीचे लिखना, आप इस टेबल के नीचे लिखना कोवेरिएंस बिटवीन x, y। इसको हम इस तरह से लिखेंगे इस चैप्टर में, COV, कोवेरिएंस। ओके, कोविड मत लिख देना, COV तक ही लिखना। कोवेरिएंस x, y इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ओके, डिवाइड बाई n। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते थे, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n करते थे। अब यहाँ पर x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, यानी दो वेरिएबल एक साथ कैसे मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं समेशन x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार लिखता हूं तो वही वेरिएबल अपने अंदर कैसे
वो वेरी हो रहा है वो निकालते हैं। यहाँ पर हम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दो वेरिएबल आपस में कैसे मूव करते हैं, तो उसी फॉर्मूले में x माइनस एक्स बार यहाँ पे नहीं लिख के y माइनस वाई बार लिख दिया। है ना इंटरेस्टिंग बात? क्या इतना खोद खोद कर आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया था? आई डोंट नो। अब लिखना, फॉर्मूले लिखने के बाद हमारा एवरेज कितना आया, -200 डिवाइड बाई 3, ये होगा कुछ 66.67 नेगेटिव परसेंटेज स्क्वायर। जैसे वेरिएंस का भी हमने सिंबल परसेंटेज स्क्वायर होता है, कोवेरिएंस का भी सिंबल परसेंटेज स्क्वायर होगा इस चैप्टर में। और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन -66.67 से हमें इन दोनों के बीच स्ट्रेंथ ऑफ दैट नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं पता चलता है। स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं पता चलता है, सिर्फ डायरेक्शन पता चल रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है या लो नेगेटिव कोरिलेशन है या हाई नेगेटिव कोरिलेशन है, नहीं पता चलता है। बट इतना पता चलता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले स्टॉक है। तो नेगेटिव कोवेरिएंस इतना तो पता चला कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले स्टॉक है, लेकिन इनके बीच में वो स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन क्या है वो यहाँ से नहीं पता चलता। इट इज ओनली एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डेविएशन। उम्मीद आपने सारा कैलकुलेशन लिख लिया। अब ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको ईयर 1, 2, 3 दिया जाएगा, पास्ट डेटा दिया जाएगा, एक्स पोस्ट एनालिसिस करना होगा आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दी जाएगी तो वैसे ही करेंगे, सिर्फ हम फॉर्मूले में इधर से n हटा देंगे और यहाँ प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज उस केस में प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड एज वेट। Paragraph 24, continue to read. It is one of the concept in correlation. Covariance is one of the concepts in correlation. Correlation is a broader concept than covariance. पूछो क्यों? Correlation is a broader concept than covariance because correlation, लिख लीजिए, measures डायरेक्शन। डायरेक्शन तो कोवेरिएंस से भी मिलता है, नेगेटिव पॉजिटिव। कोरिलेशन मेजर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नीचे लिख रहा हूं मैं, बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इस पॉइंट के आगे ब्रैकेट में एक बार मैं और रिपीट करता हूं, बिकॉज कोरिलेशन मेजर्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। डायरेक्शन मतलब वो पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है, ये तो कोवेरिएंस से ही पता चलता है, लेकिन उनके बीच का मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, हाई है कि लो है, परफेक्ट पॉजिटिव है कि परफेक्ट नेगेटिव है, ये आपको कोरिलेशन से भी पता चलता, कोरिलेशन से पता चलता है। इसलिए कोरिलेशन से हमें दो चीज पता चलती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कोवेरिएंस से हमें डायरेक्शन पता चलता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता। ग्रॉस प्रॉफिट से आपको डायरेक्शन पता चलता है कि पॉजिटिव ग्रॉस प्रॉफिट है या नेगेटिव है, ओके। लेकिन अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं तो उसको पता चलता है कि आपका जीपी रेशियो हाई है या लो है। तो एक एडवांटेज होता है, उसी तरह कोरिलेशन का एक एडवांटेज है, मुझे उम्मीद आपने लिख ली होगी, इरेज किया जाए। वेरिएंस इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेरिएंस। ये पूरी लाइन एक साथ पढ़ते हैं और इसका आगे हमारे डिस्कशन में काम आने वाला है। वेरिएंस इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेरिएंस when variable x is same as variable y. When variable x is same as variable y, the covariance between the two is reduced to the variance of the either. तो इसके लिए नोटबुक में एक एग्जाम्पल और लिखना। अभी आपने एक एग्जाम्पल लिखा, कैलकुलेट कोवेरिएंस। अभी लिखना कैलकुलेट वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। कैलकुलेट वेरिएंस एंड कोवेरिएंस।
फिर लिखना रिटर्न इन परसेंटेज अंडर द टू कॉलम एक्स वाई, दो स्टॉक है एक्स और वाई, और इनका रिटर्न दिया हुआ है 10, 20, 30, सब परसेंटेज में है, बार बार परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, और y भी 10, 20, 30 है। अब इस लाइन का मतलब देखो, इफ वेरिएबल x इज सेम एज वेरिएबल y, बिल्कुल सेम है, एकदम सेम होना चाहिए। 10, 20, 30 को आप 10, 30, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 20 ऐसा लिखोगे तो फिर उसको मैं सेम नहीं मानूंगा। ठीक है, बिल्कुल सेम हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसका पहले एवरेज निकाल लेते हैं। टोटल करना 60, 60, ये हो गया टोटल। एवरेज होगा 30 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाई 30, 20, 20, कोई दिक्कत? 10, 20 और 30 का एवरेज 20 होगा ना। अब हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे। 10 माइनस 20 माइनस 10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10। फिर हम y माइनस वाई बार निकालेंगे। मैथ्स का नियम है सेम इनपुट सेम आउटपुट, 10, 20, 30, तो यहां पर भी वही आएगा। अब मैं क्या करूंगा, x माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालूंगा। ये क्यों चाहिए हमें? x का वेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है, x का वेरिएंस निकालने के लिए आपको x माइनस एक्स बार स्क्वायर लगता है ना। तो -10, ये देखो -10 स्क्वायर करो 100, 0, 10 का स्क्वायर करो 100, फिलहाल ये आया टोटल 200। फिर आप y माइनस वाई बार स्क्वायर लिखो। सर ये क्यों चाहिए? ये हमें y का वेरिएंस निकालने के लिए चाहिए। तो यहां पर भी आंसर वही आएगा क्योंकि सारे फिगर्स तो सेम है। ये हो गया 200। अब आपको कोवेरिएंस निकालने के लिए x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार लिखना होगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। तो -10 इंटू -10 हो गया 100, 0, 100, टोटल 200। ठीक है, यहां तक अगर आपने लिख लिया तो मैं आपको आगे बताऊं। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम नीचे लिखेंगे वेरिएंस, नीचे लिखना आप ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x होगा समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, 200 अपॉन 3, 66.67% स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखो वेरिएंस ऑफ y, सेम चीज कॉपी करो, 66.67% स्क्वायर, 67.67% स्क्वायर। एक बार इरेज कर दूं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। और उसके नीचे लिखो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n इक्वल टू 200 अपॉन 3 is 66.67% स्क्वायर। अब आप पढ़ो, वेरिएंस इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेरिएंस। वेरिएंस इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेरिएंस इफ वेरिएबल x इज सेम एज वेरिएबल y। जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, पता है आपको। लेकिन उस केस में ये y माइनस वाई बार की जगह वो अपने आप से कंपेयर हो रहा है, इसलिए उसको भी x माइनस एक्स बार को x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करते हैं। और कोवेरिएंस में हम x माइनस एक्स बार को दूसरी सिक्योरिटी y माइनस वाई बार के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर दोनों सिक्योरिटी बिल्कुल एक हैं, x और y, तो उनका वेरिएंस और उनका कोवेरिएंस सेम होगा। ठीक है, तो इस केस में जैसे मान लो आपको दो स्टॉक दिया गया x और y, 10, 20, 30, 10, 20, 30, कोई भी एक कैलकुलेशन कर लो, या तो वेरिएंस निकाल लो x का, या वेरिएंस निकाल लो y का, या कोवेरिएंस निकाल लो, दोनों का आपका आंसर सेम होगा। तो मैथमेटिकली यहाँ पे क्या लिखना है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू
कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और कोवेरिएंस का फॉर्मूला आपको मैंने एक्सप्लेन किया, वो इस ढंग से बनाया गया है कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो लास्ट जो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार वो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो आपका टोटल अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है। तो कोवेरिएंस के फॉर्मूले की एक बार हम एक जगह पे समरी लिख लें। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, लिखा हुआ बुक में, व्हेन पास्ट डेटा इज गिवन, ईयर 1 2 3 4 5 इज गिवन, ओके, व्हेन पास्ट डेटा इज गिवन, ओके, इसको हम बोलेंगे एक्स पोस्ट। और एक और फॉर्मूला लिखना, कोवेरिएंस इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। आर का मतलब है यहाँ पे कोरिलेशन, जो मैं भी इसके नीचे आपको एक्सप्लेन करूंगा, व्हेन सिग्मा ऑफ द टू वेरिएबल एंड कोरिलेशन इज गिवन। ये फॉर्मूला अभी एक्सप्लेन करना बाकी है क्योंकि कोरिलेशन नहीं पढ़ा आपने। कोरिलेशन आपको पता हो, दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो कोवेरिएंस निकल सकता है। और एक फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, अभी मैंने इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल इसके बाद लूंगा, इसका समेशन प्रोबेबिलिटी, ये p है, p इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, ओके। सो व्हेन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न इज गिवन, ये हो गया हमारा, इसको बोलेंगे एक्स एन टी एनालिसिस, एक्स एन टी एनालिसिस हो गया। तो अब यहां पर आप n से डिवाइड मत करना क्योंकि n जो है अभी यहां पर हम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। प्रोबेबिलिटी मींस वेटेड, तो ऑलरेडी ये वेटेड एवरेज रिटर्न है, ऑलरेडी ये वेटेड एवरेज रिटर्न है, ठीक है। जब हम p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब हम उसको वेट्स दे रहे हैं, हर एक कैलकुलेशन को हम उसका वेट दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, n का मतलब हम सबको इक्वल वेट दे रहे हैं, सबको हम इक्वल वेट दे रहे हैं। 10 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 3 करने का मतलब है कि 1/3 इंटू 10 प्लस 1/15 इंटू 15 एंड प्लस 1/3, अरे ये तो 3 था, 1/3 इंटू 20। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप 10 को 1/3 वेट दे रहे हो, 15 को 1/3 वेट दे रहे हो और 20 को 1/3 वेट दे रहे हो। लेकिन प्रोबेबिलिटी वाले प्रॉब्लम में क्या होगा कि ये वेट इक्वल नहीं होगा, वही चीज होगी लेकिन हो सकता है इसका वेट 0.5 हो, इसका 0.3 हो और इसका 0.2 हो। और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, तो डिवाइड बाय सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप डिवाइड किसी भी नंबर को 1 से करेंगे तो जो आपका न्यूमरेटर है वही आंसर आने वाला है, ठीक है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो उसको डिवाइड बाय समेशन p लिखना चाहे तो भी कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी ना करें। ये 3 फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा दो स्टॉक के बीच कोवेरिएंस निकालने के लिए। तो कोवेरिएंस का एक बार वापस बता दूं, इट इज अ जॉइंट मूवमेंट ऑफ टू वेरिएबल, हाउ द टू मूवमेंट मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। तो अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट कोवेरिएंस का क्वेश्चन आएगा तो पहले हम दोनों सिक्योरिटी का डेविएशन निकालेंगे उनके रिस्पेक्टिव मीन से। यानी पहले आपको यहाँ पे एक x माइनस एक्स बार निकालना है और एक y माइनस वाई बार निकालना है, ठीक है। और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन हो तो हर एक ऑब्जर्वेशन पे प्रोबेबिलिटी दी होगी, उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है।
और अगर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन ना हो तो आपको क्या करना है, n से डिवाइड करना है। पास डेटा हो तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। ठीक है, तो ये मैंने समरी बना दी आपके लिए कि कोई वेरिएंस का अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, लिख लिया। और स्टेप नंबर 3, द एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू इन द स्टेप 2 इज द कोवेरिएंस। तो पहले आप इतना लिख लो, जिनको लिखने की तीव्र इच्छा है, हाउ टू कैलकुलेट कोवेरिएंस। हाउ टू कैलकुलेट कोवेरिएंस। 1. Compute the deviation of each security from the respective mean. Compute the deviation of each security from the respective mean. That is next line A, x minus x bar, comma, and next line y minus y bar. Then write down step 2, compute the product of the deviation. Compute the product of the deviation. Compute the product of the deviation. Compute the product of the deviation with the probability of occurrence. With the probability of occurrence. With the probability of occurrence. अब ये लिखना p इंटू x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। स्टेप 3, द एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू इन स्टेप 2 इज द कोवेरिएंस। द एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू इन स्टेप 2 इज कोवेरिएंस। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले आप हर एक ऑब्जर्वेशन का निकाल लो, उसका टोटल ले लो। ठीक है, और नीचे लिखना, अगर मान लो आपको एक्स पोस्ट डाटा दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट को n से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्रीगेट को n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि अगर आप को पास डेटा दिया है जहां आप n से डिवाइड करते हैं, उसी चीज का रिवाइज्ड वर्जन है प्रोबेबिलिटी, वहां पर आप p से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हमने ऐसा किया था। जहां नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ था वहां पे फॉर्मूला हमने यूज किया समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, फिर स्क्वायर रूट। और जब प्रोबेबिलिटी दी गई थी तो हमने यूज किया था समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहां पर भी वही है, तो ऐसा होगा आने वाले कुछ और कैलकुलेशन में भी। ओके, तो ये हो गया कोवेरिएंस। व्हाट अबाउट कोरिलेशन? सो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।